बीजेपी की नई रणनीति, अल्पसंख्यक वोटों पर नजर, 3 लाख मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। मिशन 2023 और 24 के लिए बीजेपी हर वर्ग को साधने की जुगत में लग गई है। खासकर अल्पसंख्यक वोट पर उसकी पैनी नजर है। इसके लिए बीजेपी हर वो तरीका आजमा रही है जिससे उसकी मुस्लिम विरोधी छवि मिट सके। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मस्जिद और मदरसा गए थे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अजान के वक्त अपना भाषण रोक दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ऐसे 3 लाख मुस्लिम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है जो ये बताएंगे कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के सामने भी उनकी वास्तविकता सामने आ रही है, इसलिए कांग्रेस से छिटक रहे हैं, कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और वास्तव में जो काम करने वाले हैं, जब हम सब की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अल्पसंख्यक वर्ग का जुड़ाव भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी महज 7% है, लेकिन चुनाव के वक्त बाकी दल एकजुट होते हैं तो अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में बीजेपी ने पहले से ही कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर इसका तोड़ खोजने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस हमेशा की तरह बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह सफेद झूठ और देश की, प्रदेश की जनता को दिया जाने वाला एक धोखा है। मुस्लिम महिलाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं को इकट्ठा किया कि जब उन्होंने बुर्का हटाया तो मांग भरी हुई थी। वो एक संप्रदाय विशेष जिसको नफरत की निगाह से देखती हो, उस विचारधारा में कोई भी मुस्लिम तो क्या, कोई भी नौजवान व्यक्ति या तो शामिल नहीं होगा और यदि शामिल होता है तो कुछ दिनों बाद भाग जाता है क्योंकि उनकी असलियत सामने आ जाती है। मांडू में बीजेपी की बैठक के बाद पार्टी नेता समरसता की बात करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हर मोर्चे के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर पार्टी की रीति और नीति के हिसाब से व्यूह रचना की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने से रोक पाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का अल्प मिशन। 2023 की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने तरीके से पूर्ण मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि तैयारी यही है कि कैसे 23 में सरकार, कांग्रेस भी यही चाहती कि वापसी हमारी हो जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि यथावत जिस तरह से वर्तमान में सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो बनी रहे। लेकिन ये काम होगा कैसे? ये बात 2023 की भी है और 24 की भी है। उसके लिए जरूरत पड़ेगी अल्प मिशन, यानी अल्पसंख्यकों को साधना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस के साथ मुस्लिम वर्ग खासकर अल्पसंख्यक जो है वो जुड़ा है। लेकिन बीजेपी भी ये समझ रही, उत्तर प्रदेश के परिणाम को देखें या बाकी अन्य राज्यों के, तो बीजेपी को लगता है कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा। आज यही हमारा मुद्दा होगा, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं वो 3 सवालों पर नजर जो आज केंद्र में बने रहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या मिशन 2023 के लिए बीजेपी का फोकस अल्पसंख्यक वोट पर है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बीजेपी को अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने से रोक पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होने से रोक पाएगी? चलिए, तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम प्रयास रहेगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं पहले से, और अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, और साथ ही शरद द्विवेदी जी रहेंगे, हमारे न्यूज हेड। सर, आपका भी बहुत स्वागत। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी, हम देख रहे हैं कि मंदिरों पर भी काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में अल्पसंख्यक समरसता की बात भी हो रही। आरएसएस प्रमुख मस्जिद पहुंच जाते हैं। उसके बाद अभी हमने मांडू में देखा कि जब से प्रकाश जी अपनी बात रखते हैं तो उसमें समरसता की बात कहते हैं। तो क्या इसके पीछे कहीं बीजेपी की चिंता नजर आ रही है या अपनी लाइन को और बड़ा कर लिया जाए? चिंता से ज्यादा मुझे लाइन बड़ा करने की बात समझ में आती है कि जैसे एक बल्लेबाज क्रीज पर जब सेंचुरी बना लेता है
तो वो एक कॉन्फिडेंस उसका जो रिगेन वो बहुत ताकत से करता है और वो सारी कंडीशंस को समझ लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का बने रहने का प्रतिशत बढ़ने के साथ वो उन गैर पारंपरिक, हालांकि उसने अपनी पहली पारी में ही केंद्र में कई बड़े फैसले किए और दूसरी पारी में भी किए, तो ये बीजेपी का हिस्सा भी है, क्योंकि वो इसके पहले सत्ता में रही कांग्रेस से मुख्तलिफ होना चाहती है, भिन्न होना चाहती है, डिफरेंट दिखना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वो उन बिंदुओं को भी छूते हुए चलती है जिनको छूने से कांग्रेस ने परहेज किया। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब वो ये कॉन्फिडेंस हासिल कर रही है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए वो त्याज्य नहीं है, वो उपेक्षित नहीं है, वो उनकी तरफ भी हाथ बढ़ा सकती है। और इसको लेकर जो भी भ्रम है या डिस्टेंसेस हैं, इन पर चलना बीजेपी के लिए बिल्कुल ये सही है कि मैं कहूँगा आसान नहीं है, क्योंकि 230 विधानसभा में कांग्रेस भी अगर चुनिंदा और सिर्फ आरिफ अकील साहब को लेकर आ पाती है तो बीजेपी के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा कि वो एक ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार 2023 के चुनाव में दे। तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से चीजें मैं देख रहा हूं बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बन रही हैं, तो बीजेपी सबको साथ लेने का जो बात है कि सबके साथ सबका विकास, इसको लेकर वो माइनॉरिटी की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि वो मानती है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भी उसकी तरफ आने का एक साहस दिखाया है और धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाए, क्योंकि आप देखिए विकल्प क्या है, कांग्रेस और बीजेपी, इसके बीच में जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी स्थिति को लेकर चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता निकाल रही है इस बीच का? क्योंकि ये भी सच है कि लगातार जब आप सरकार में रहते हैं, केंद्र में आपकी सरकार लगभग 10 साल हो जाएंगे, जब चुनाव हो रहे होंगे 2024 में, मध्य प्रदेश की बात करते तो 18-19 साल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह की चीज़ें होती है, और यदि हमारी लाइन को बड़ी करना है तो बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाए, तो क्या रास्ता यही है कि वो वर्ग जो कहीं आपसे छिटक रहा था उसके नज़दीक पहुँचना? देखिए, पहली चीज़ तो ये बोलना ठीक नहीं होगा कि हमसे कुछ छिटक रहा था जी। ये बात जरूर है कि चूंकि वर्षों तक हमने राम मंदिर के अभियान को चलाया और हमने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध किया, और इस प्रकार की बातों को लेकर एक पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि ये सब हिंदुओं के रक्षक हैं और मुसलमानों से लोग घृणा करते हैं। लेकिन जब 18-19 राज्यों में हमारी सरकारें बनी, कई राज्यों में हम 3-3 बार 4-4 बार जीत के आ रहे हैं, गुजरात में 27 साल से आप देख ही रहे हैं, तो वहाँ के सबके समुदाय सबको लगा कि नहीं, जैसा बताया जाता है वैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। उसके बाद आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि केंद्र में भी हमारे 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 10 वर्ष में जो हमारे फैसले हैं वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति को ध्वस्त करने वाले हैं, और राष्ट्र की जो अखंड भारत की कल्पना है कि हमारा भारत एक रहे, तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है, हमने उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया। तो हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो हर एक को आवास मिले, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहे। फिर उसके बाद यदि लोन मिलना है, मुद्रा लोन की बात हो या और भी दूसरी दीगर चीज़ें हैं, तो वो सब धर्म और जाति को देखकर या एरिया को देखकर नहीं दी जाएं, जैसे कि कांग्रेस के शासन में होता आया कि वो वोट बैंक देखकर इसकी पॉलिटिक्स करते आए थे, तो वो ना की जाए। और इसी प्रकार से साथ साथ अल्पसंख्यकों के बीच में ट्रिपल तलाक और ये बड़े नजर भी तो वोट बैंक पर ही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये आप कह सकते हैं, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस बात को नकारता हूं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स अल्पसंख्यकों के बीच हमने नहीं करी, और ये तो आपने भी स्वीकार किया ना कि अबे अल्पसंख्यकों के बीच वोट बैंक पॉलिटिक्स हमने थोड़ा ना की, तो किसने करी? में आने का अल्टीमेट गोल तो सत्ता ही है, हर राजनीतिक दल ये जानता है और चाहता है। देखिए, मैं आपसे फिर मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा कि जब आप स्वयं आपके हाइपोथेसिस में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के बीच हमारा उतना जनाधार नहीं रहा, अब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों के बीच की वोट बैंक पॉलिटिक्स हमने नहीं की, इतना तो मानेंगे आप। और हमारे ऊपर जो छाप रही वो एक हिंदुत्ववादी दल के रूप में रही। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जैसा आपने देखा, लगभग 400 हमारे प्रत्याशी पार्षदों के लड़े विभिन्न निकायों में, उसमें से 100 के लगभग जीत कर आए।
तो हमने भी देखा बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, उनका जो सबका साथ का जो विकास का मॉडल है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी उत्साह आता है कि हम उनके उदंतियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ें, तो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और विकास के आधार पर राजनीति हो, ना कि धर्म और जाति के आधार पर हो। हम इसके प्रवर्तक हैं। अजय जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल हमेशा उठते रहे कि वो अल्पसंख्यक की विरोधी रही, खासकर कांग्रेस ये आरोप लगाती रही, लेकिन धीरे धीरे कर वो चीजें बदल रही है। आप पर ये आरोप लगते रहे कि आप एक बड़े वर्ग से दूर रहते हैं, बीच में चीजें बदली, मंदिर भी जाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो आप वो 70% पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी वो 30% की बातें कर रही। तो 30 और 70 तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो फिर ये चिंता बढ़ेगी कांग्रेस की। देखिए मनोज जी, राजनीति में सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति होना चाहिए। किसी भी दल के लिए सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म एक समान होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की यही नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस नीति पर अमल करे तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनाएं, अन्य भी माइनॉरिटीज के जो वर्ग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी समान रूप से राजनीतिक महत्व दे। हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और भाजपा में ये कहना कि ये दौर हो रहा है चालू, ये भी गलत है। भाजपा में आरिफ बेग, सिकंदर वक्त जैसे बड़े बड़े अल्पसंख्यक नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले 90 के पहले इस तरह की कोई विरोधी छवि नहीं थी। वो तो राजनीतिक हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया जिससे सत्ता पे पहुंचे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की तो बात करेंगे ना, चुनाव का इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी अल्पसंख्यक या किसी से परहेज नहीं रहा है। ये केवल राजनीतिक एजेंडा रहा है जिसका राजनीतिक लाभ लिया और कई राज्यों से लेके केंद्र तक भाजपा सत्ता में पहुंची। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक नेता पहले भी रहे, लेकिन इसमें दो पहलू हैं। एक तो यह है कि आप सभी वर्गों को समाहित करें, हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज ही के घटनाक्रम जो लगातार चलते हैं, एक वर्ग विशेष के, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे कलाकार हो, उनको टारगेट करते हैं। उनमें भाजपा के नेता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनमें सम्मिलित रहते हैं और उन्हें केवल वर्ग के आधार पर निशाना बनाया जाता है। तो ये राजनीति क्या हो सकती है? यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। भाजपा के नेता, यदि भारतीय जनता पार्टी में जा रही तो आपके पास तोड़ के आप क्या करेंगे? भाजपा के नेता इस तरह की चीजों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। हमें इसमें आपत्ति, हम तो धर्म जाति की राजनीति करते ही नहीं है। हमारे लिए तो प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। किसी भी वर्ग का गरीब हो उसको हम आगे लाने के लिए कदम उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्मों की भेदभाव की राजनीति नहीं करी। हमें भारी लॉस भी हुआ इसका, कई राज्यों में हमारी सरकारें गई, लेकिन हमने कभी नीति से समझौता नहीं किया। शरद जी, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, मैं आपकी एक इस पर प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। और क्या ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस जो कह रही, पर कांग्रेस को भी बीजेपी की रणनीति को समझने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, दोनों ही पार्टियां भले ही जो बात अपनी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने 60 के दशक के बाद जिस राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ी, उस पर अपीजमेंट के आरोप उस पर लगे। शाहबानों से लेकर तमाम मसले आप देख लेंगे, ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल है। और ये वक्त किसी भी राजनीतिक दल के लिए आता है कि वो, मैं ये नहीं कहूँगा वो चूक करता है। बीजेपी पर यह आरोप लगा, खासतौर से 90 के दशक के बाद जब रथ यात्रा लेकर आडवाणी जी निकले कि साहब ये बहुसंख्यकों की या हिंदू परस्त दृष्टि वाली एक पार्टी है। अब देखिए, फिर हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? चुनाव जीतना। अब कांग्रेस इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते बहुसंख्यकों को साथ लेने में, खासतौर से उत्तर भारत की पट्टी में, अब पिछड़ गई। अब इसका जो भी कारण आप मानिए, उन आकांक्षाओं को वो नहीं समझ पाई जो 90 में परवान चढ़ी आडवाणी जी की रथ यात्रा से। कांग्रेस उनको नहीं समझ पाई। लगता है वक्त, और वो वक्त आया कि बीजेपी के साथ एक प्रचंड जन समूह खड़ा हो गया। 200 से ज्यादा सीटें दोनों ही चुनाव में, 2014 और 19 में, वो उत्तर भारत में लेकर आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम देखते थे, एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, डॉक्टर वाजपेयी भी सहमत होंगे और हमारे मित्र भी, अजय जी भी सहमत होंगे। 8 फिल्मों के अभिनेता, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो या ओमपुरी हो, इन्होंने आखिरकार मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ रुख किया कि उन्हें लगा कि यहाँ नाम तो बहुत मिल रहा है, लेकिन जो दाम और शोहरत और एक सबकी तरफ एक्सेप्टेंस चाहिए। आज अगर आप अल्पसंख्यकों को देखें, 30 करोड़ आबादी है इनकी,
और ये राजनीति में अपनी भूमिका चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को आजमा चुके हो, कांग्रेस को आजमा चुके, और अब उन्हें यह मालूम है कि अभी जिस पार्टी का उभार है राजनीति में, उस पार्टी में वो अपनी भूमिका देखें। 2 कदम बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा, वो भी बढ़ाने के लिए तैयार बिल्कुल होंगे, और वो भी अपनी भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी अल्टीमेट उद्देश्य यही है। उनकी एक व्यापक इस देश में जनसंख्या है और वो चाहते हैं कि वो राजनीति में है। डॉक्टर वाजपेयी की टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो शरद जी को सुन ही रहा था और अच्छी बातें उन्होंने कही है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो अवधारणा है सबका साथ सबका विकास को लेकर अलग बातें हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों का उपयोग किया। अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाएं, इसीलिए हिंदू हित के बड़े विषयों से उन्होंने दूरी बनाई कि हम राम मंदिर में जाएंगे, काशी में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। इस चक्कर में इन्होंने दूरी बनाई। तो उस दूरी बनाने के एवज में तभी तो बाइफरकेशन हुआ ना, कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितों की बात करती है और कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, वो नहीं करती, इन बातों को नहीं मानती है, नहीं कर पाती है। तभी तो बाइफरकेशन हुआ ना, जिसके आधार पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी का एक वीडियो चला था, आपने भी देखा होगा, हम सब ने उसकी चर्चा करी पिछले चुनाव में। भाई सभी उलेमाओं की एक बैठक हुई, मौलवियों की। उन्होंने कहा कि भाई आपके बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यदि हमें 90% से ऊपर वोट नहीं मिलेंगे, वोट ही नहीं गिरेंगे, तो फिर आपको जानो, आप तो बीजेपी आ जाएगी। मतलब ये उन्होंने बताया, जबकि कमलनाथ जी को पता है कि पिछले 15 साल से बीजेपी यही है और अब 20 साल से है, तो मुसलमानों को भी पता और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ कभी आपने मौलवियों की बैठक नहीं देखी होगी, या इन लोगों की बैठक करके हम बोल रहे हैं साहब आपके क्षेत्र में हमको बूथ पर 90% वोट चाहिए तो ही हम जीतेंगे। तो ये एक अंतर देखिए बहुत स्पष्ट है, जनता समझती है। बातें हम लोग चाहे कुछ भी करें नहीं, लेकिन आप जो बात करते थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये आप लोग के नारे रहा करते थे। तो कर रहा है राज, 10 साल से आप देख रहे हैं। हमने बताया कि भारत की संस्कृति तो हिंदुत्व की है। फिर वो हिंदुत्व थोड़ा सा उधर बिल्कुल नहीं है। आपका हिंदुत्व है। हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है कि इस हिंदू भूमि के ऊपर जितने लोग हैं उनकी, हिंदू इज अ जियो कल्चरल यूनिट, हम इसको हमेशा कहते आए, प्रतिपादित करते आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप अपनी अपनी करिए, लेकिन यदि आमिर खान आके हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को इधर से उधर करेगा तो साहब हम में तो इतना कलेजा है कि हम उठ के खड़े होकर इतना तो बोलेंगे ये ठीक नहीं है, हम डरते नहीं हैं। बस ये हम स्पष्ट हैं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी का मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हम सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं। इसका भाजपा दुरुपयोग करती है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने लगती है। आप कहते हैं हमने समझौते किए। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने करवाया। राजीव गांधी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए, किसी न्यायालय का निर्णय नहीं था। लेकिन आपकी सरकारों ने कभी हिंदू हितों में या किसी भी तरह के हितों में कोई निर्णय नहीं लिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। धर्म के आधार पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। आपने कहा कि हिंदू हितों के साथ समझौता किया, कांग्रेस सरकारों ने आगे बढ़ के निर्णय लिए। हमने तो आजादी भी दिलाई, आप आजादी के आंदोलन में भी नहीं, पाकिस्तान को भी दिलाई। वो बात ना करें आप लोग। पाकिस्तान बनाया है ना आपने, आपके पास एक फ्रीडम फाइटर नहीं है। विभाजन किया ना धर्म के आधार पर आपने। जो परिस्थितियां थी दुनिया जानती है। अरे क्या जानती है, आपने स्वीकार कर लिया। नहीं चलेगा, आप नहीं करते स्वीकार। आपके भ्रम फैलाने नहीं होते 2 राष्ट्र आज। आपकी पार्टी अच्छे से रह रहे होते जैसे आज रहते हैं। हिंदू महासभा तक कोई आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं था। ये अलग बात है, पाकिस्तान और भारत अलग बनेगी नहीं धर्म के आधार पर, और कांग्रेस नहीं बनवाए ना। आपसे पूछ रहा हूँ उस समय आपके नेता आजादी के आंदोलन में कहाँ थे? भाई कांग्रेस ने बनवाया ना 2 राष्ट्र। मैं आपसे पूछता हूँ 2 राष्ट्र की थ्योरी को आपने धर्म के आधार पर स्वीकार किया कि नहीं किया? स्पष्ट तौर पे ये ब्रिटिश रूल ने जो डिसीजन लिया उसके आधार पर कांग्रेस ने स्वीकार किया ना। तो कांग्रेस ने आजादी दिलाई, आप स्वीकार करिए। 2 राष्ट्र स्वीकार किए, स्वीकार करिए कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई। तो पाकिस्तान भी बनवाया कांग्रेस ने। बिल्कुल, ये बताइए कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई, आप स्वीकार करिए ना। इस बात को आप पाकिस्तान बनवाया। मुद्दे पर हम लौटते हैं। देखिए मुद्दा ये अजय जी मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है, आप दोनों से सवाल है। एक गीत है, रूठा है मना लेंगे, लेकिन मतदाता अगर रूठता है किसी कारण से, उसको मनाने में सदियां लग जाती हैं, बड़ा वक्त लगता है साहब। जैसे आपका जो मतदाता वर्ग था, जिसमें मैं उत्तर भारत की पट्टी के बहुसंख्यक मतदाता वर्ग को शामिल करूं, अगर वो आपसे छिटका है तो आपको बहुत जतन करना पड़ेंगे।
इसी तरह बीजेपी की बात करें, अगर अल्पसंख्यकों से उसकी दूरी है तो आपको भी बहुत जतन करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इनको जोड़ पाएंगे। और एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स तो देखिए आपको लेकर चलना ही पड़ता है। आप चाहे बीजेपी पे आरोप लगाएं या बीजेपी आपकी बात करें, आप चल रहे हैं संविधान से, आप कॉन्स्टिट्यूशन से संचालित हैं। बीच में बयानबाजी होती है, बातें सामने आती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी के भी बड़े नेता उस पर क्लैरिटी के साथ सामने आते हैं और संघ प्रमुख जिन पर सबकी निगाहें रहती हैं वो भी उस क्लैरिटी के साथ सामने आते हैं। तो ये कहना कि ये ऐसा है, हम इसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके प्रतिनिधि हैं, इससे ज्यादा मतदाता की रुचि इसमें है कि आप इन तमाम मुद्दों को लेकर, और देखिए राजनीति, आप दोनों बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं, इक्वेशन है राजनीति, एक गणित का समीकरण है पूरा, जिसमें आपकी लीडरशिप के बाद रीजनल लीडरशिप के बाद आपके मुद्दों के साथ आपकी चुनावी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी और जनता के मन में प्रवेश करना। राजनीति इनका नाम है। आप अगर इन तमाम चीजों को मिक्सअप करेंगे तो मुसीबत होगी। मनोज जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी कहिए। देखिए मेरा कहना स्पष्ट तौर पे भाजपा का ये दोहरा रवैया नहीं चल सकता है कि अल्पसंख्यक वोट आपको चाहिए लेकिन अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करें। वो दोहरा रवैया, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज भोपाल राजधानी में एक विधायक जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं वो हिंदू धर्म के एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो भाजपा के बड़े बड़े नेता उस पर टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे धर्म के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया है आपका। आप किसी के सगे नहीं है, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है कि वो ऐसा करते हैं। तो उनकी पहले की छवि क्या है? अगर वो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा, विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर वो लौट के भूला आता है शाम को, तो भूला नहीं है। देश चलता है कानून और संविधान से, कानून और संविधान उन्हें अनुमति देता है, वो सभी के जनप्रतिनिधि हैं। तो जनता फैसला करेगी जिसने उन्हें चुना है। आगे नहीं, जनता ने उन्हें चुना है, फैसला 2018 में जनता ने उन्हें चुना है। जब जनता नकार देगी तब मान लेंगे हम इस फैसले को। भ्रम है आपका जो आप केवल वोट बैंक के लिए फैलाते हैं। एक 15 दिन पहले ही आरिफ मसूद जी के बयान से अजय जी ने मेरे साथ आपके चैनल पर डिबेट में थे, तो उन्होंने किनारा कर लिया था कि नहीं उनका निजी बयान हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हनुमान चालीसा की बात हुई थी, वोट बैंक है सर आपने मना किया था ना, उनका निजी बयान है, हनुमान चालीसा नहीं होगी। हनुमान चालीसा का विरोध किया था उन्होंने, सर हनुमान चालीसा का जब विरोध किया था तब आपने किनारा किया था ना उनने। ये राजनीति है कि नहीं है? जो मिशन है वो अलग है। अब तो राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। अजय जी आप भी ये स्वीकारेंगे, मैं फिर उसी समीकरण की तरफ लौटता हूं। 2018 में अल्पसंख्यक मतदाता भी थे मध्य प्रदेश में, बहुसंख्यक भी थे। बीजेपी और आपके बीच में बहुत नजदीकी मुकाबला होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, हर राजनीतिक दल को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति का मतलब 70 साल पहले क्या हुआ था, उसके 35 साल पहले क्या हुआ था, 35 साल बाद क्या होगा, इससे अर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि जी मनोज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है दोनों दलों को इस बात को समझने की जरूरत होगी, चाहे वो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वो यदि मुस्लिम वर्ग की तरफ जा रहे हैं, अल्पसंख्यक की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते दोनों ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उद्देश्य वही है कि सत्ता तक कैसा पहुंचा जाए, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। लेकिन अब तो जनता है, सब समझती है। आप जाते रहिए, अपना अपना काम करते रहिए। सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, डॉक्टर रितेश वाजपेयी जी, साथी अजय यादव जी और हमारे न्यूजर शरद द्विवेदी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में ईडी पर प्रपंच। नमस्कार।